नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों एचपीयू बीएड एंट्रांस का फाइनल रिजल्ट बहुत लंबे समय से आप सभी वेट कर रहे हैं। पता नहीं आपको किसने बताया कि रिजल्ट आ चुका है, आने वाला है। पिछले 2 दिनों से मेरा पूरा इनबॉक्स भरा पड़ा है कि सर रिजल्ट आ गया, हमें दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या क्या। मैं भी बहुत जगह मैंने कॉल किया, एचपीयू मैंने कॉल किया, बट उनका भी कहना था कि इस वीक में हम निकाल देंगे, अभी तक नहीं आया है। ठीक है। और आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर रिजल्ट आ चुका है, ऐसा कहा गया। अपनी पता नहीं आपके कहाँ से आपको पता चला। और मैं भी अलग से आपकी वेबसाइट को दिन में 10 बार जब वहाँ पे देखता हूँ कि आपका रिजल्ट आया नहीं आया। देखो बेटा, रिजल्ट तो आपको आना ही आना है, चाहे वो आप आ जाए, कल आए, परसों आए, वो आपका रिजल्ट आपका आना ही आना है। उसकी टेंशन आप अभी तक ना लें, बिकॉज आपने पेपर जो है वो दे दिया है। उसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है। जितने ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट आ गया, आप रिजल्ट आ गए तो आपको फटाफट जो वहाँ पे अपने दस्तावेज जमा करवा के आपको सीट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मुझे पता थोड़ी सी एक्साइटमेंट सभी के मन में होती है कि सर कि हमारे कितने रिजल्ट आपके जो वो आपका कितने स्कोर आपका बन रहा है, बट आ जाएगा रिजल्ट आपका। मे भी क्या पता कर लिया जाए और इस हफ्ते में मतलब आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब बात क्या है कि नेक्स्ट प्रोसेस, बिकॉज इतना भी कोई हासिल करने वाली ज़रूरत नहीं है बेटा। देखो प्रोसेस क्या रहेगा आपका, देखो रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट और काउंसलिंग के बीच में बहुत लंबा गैप होता है बेटा, बहुत लंबा गैप होता है। जो रिजल्ट और काउंसलिंग के बीच में बहुत लंबा गैप होता है, इस समय में आपको सब कुछ जो है वो आप सभी कर लेते हैं। यही समय ऐसा होता है जब बहुत सारे बच्चे जो है वो आपका बीएड ना करके, कुछ लोग जो है वो आपका एमए में चले जाते हैं, कुछ लोग जो है आपका एमएससी में चले जाते हैं, कुछ जो है आपके पास एमकॉम करने में चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग किसी और कोर्स में वहाँ पे चले जाते हैं। ये वही समय होता है। इसीलिए डे बाय डे जो है वो सीट्स खाली रहती हैं बीएड एंट्रांस में जो आपका बीएड की सीटें खाली रहती हैं। एक और चीज़, सबको सीट मिलेगी। मैं आपको आज कह रहा हूँ, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको सीट नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जैसे कुल्लू की मैं बात करूँ, कुल्लू में सिर्फ 2 कॉलेज हैं, एक शाड़ाबाई है और एक आपके पास गड़सा में कॉलेज है। तो वहाँ पे कॉलेज की कमी है, तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे थोड़ा सा बच्चों का रहता है कि सर हमें सीट नहीं मिली। बट बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमीरपुर में बड़े बड़े कॉलेज हैं, मेरे आसपास के 10-15 किलोमीटर में ही कोई 4-5 कॉलेज हैं। ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेज हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। और एक कॉलेज सुन्नी में है, बेसिकली सुन्नी या फिर आने वाला एरिया जो है ना आपका, उस एरिया में भी है आपका कुल्लू में कॉलेज, बट वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। जो मेन कुल्लू वालों के लिए आए तो गड़सा है, फिर आपका साड़ाबाई, दोनों कॉलेज वहाँ पे रहते हैं। ठीक है। और मंडी में बहुत कॉलेज हैं, कांगड़ा में बहुत कॉलेज है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको आपकी चॉइस के कॉलेज ना मिले, बट सबको कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, दूर पार मिल जाएगा। ठीक है। अब बात आएगी आपकी कि सर प्रोसेस बता दो पूरे का पूरा। रिजल्ट आ जाएगा, आज नहीं कल आ जाएगा। अब मैं ध्यान से सुनना, एक एक प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट आया, ठीक है, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपकी होगी बेटे काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी। रिजल्ट आने के बाद आपके लिए मेरिट लिस्ट निकालेंगे। ये आपकी ऑफिशियल जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी निकाली जाएगी। ठीक है। और इससे पहले जब आपका रिजल्ट आएगा, उसी की रिजल्ट के थ्रू हम आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो हम आपको बता देंगे मोटी मोटी, या खुद ये पता चल जाता है कि मेरे कौन सा रैंक बन रहा है, मेरी कैटेगरी में, मेरी स्ट्रीम में कौन सा रैंक आपका बन रहा है, वो खुद ही बच्चों को पता चल जाता है। बच्चे खुद एक एक करके नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है। बाकी मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अच्छा, ऑफिशियल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बेसिस के ऊपर आपको 2 तरह की यहाँ पे रैंक होगा। एक होगा ओवरऑल रैंक, ठीक है, ओवरऑल रैंक किसका होता है, जनरल कैटेगरी वालों का बेटा ओवरऑल रैंक होगा। ठीक है। बाकी जो जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे आपको आएगा फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के आगे 125 नंबर आ गए, इसका आ गया जी आर्ट्स की बात करता हूँ, आर्ट्स में आ गया जनरल कैटेगरी में रैंक 1 आ गया। ठीक है। एक बच्चों की इसके नंबर 115 होंगे, एससी कैटेगरी की होगी, आर्ट्स की स्ट्रीम की बात होगी, तो आर्ट्स में उसका रैंक 1 होगा, तो एससी कैटेगरी में उसका रैंक होगा। तो उस हिसाब से पूरा रैंक आएगा। मतलब आपकी मेन कैटेगरी कौन कौन सी होती है, जनरल होगी, ईडब्ल्यूएस होगी, एससी होगी, ओबीसी होगी, एसटी होगी, ये आपकी मेन कैटेगरी के अंदर आते हैं। बाकी फ्रीडम फाइटर वगैरह जो भी आपके वार्ड्स और एक्स सर्विसमैन, ये भी आपकी मेन कैटेगरी के अंदर आते हैं। कुछ सब कैटेगरी होती है। सब कैटेगरी क्या, फॉर एग्जांपल जैसे ये बच्ची है, आर्ट्स में इसका रैंक जो है 1 है, एक बच्ची और है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके जो 112 नंबर हैं, ठीक है, 80 कैटेगरी की है, आर्ट्स की है, और इसका ओवरऑल जो रैंक है वो 5 है। बट ये एससी के साथ साथ में बीपीएल में भी है, तो बीपीएल में इसका रैंक जो है 1 होगा। तो इस हिसाब से इसकी सीट्स जो चली जाएंगी। ठीक है। हर साल रोस्टर आता है, रोस्टर मैं भी बड़ी बार बता चुका हूँ आपको, हर साल जो है नया रोस्टर आता है। वैसे ही पिछले साल का रोस्टर रिपीट हुआ था। ठीक है। और मे भी साल आपका रोस्टर अलग से आपको देखने को मिले। तो कुछ कैटेगरी की सीट्स होती हैं किसी कॉलेज में, कुछ कैटेगरी की सीट नहीं होती हैं। एचपीयू में कुछ सीट्स होंगी, कुछ सीट जो है आपकी धर्मशाला में होगी, ऐसा भी होगा। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। हम बेसिकली हमारे गवर्नमेंट की सारी फाइट होती है, प्राइवेट वालों को सबको सीट जो मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं आपको पहले बता दिया, जितनी कट ऑफ मैंने आपको बताई है
ठीक है। कट ऑफ मैंने आपको बताई, उस हिसाब से आप सभी आप हमें रैंक प्रेडिक्ट कर लेना। और उसके बाद जब काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बेटा, है ना। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। देखो बहुत अलग अलग केसेस होते हैं बच्चों के, किसी को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलती, किसी को सेकंड राउंड में नहीं मिलती, किसी को थर्ड राउंड में नहीं मिलती है। तो पूरे केसेस में आपको बताता हूँ। जैसे कि किसी बच्चे को पता है कि भाई मेरा नंबर कितना है ना। जब आपका रिजल्ट आएगा, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपकी जो है मेरिट लिस्ट आएंगी, तो मेरिट लिस्ट ये पता चल जाता है बच्चों कि आपका जो स्कोर है वो क्या रहने वाला है और आपका रैंक क्या है, तो कितनी सीट्स हैं। जब रोस्टर वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, रोस्टर वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा जब भी नया रोस्टर आएगा कि किस कैटेगरी की कितनी सीट्स वहाँ पे रिजर्व हैं। बाकी कैटेगरी सब कैटेगरी का फंडा मैंने आपको बता दिया। अब जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि मेरा नंबर कहाँ पे स्टैंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल के बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 30 सीट्स हैं सरकारी में किसी भी कैटेगरी की, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल की, और अगर आपका रैंक जो है 40 तक है, अगर आपका रैंक 40 तक है तो आप गवर्नमेंट के लिए आराम से वहाँ पे अपना दाव जो खेल सकते हो कि आपका नंबर जो आ जाए ना। 40 का यहाँ पे 45 वाला बच्चा भी आराम से, जिसके नंबर 45 में रैंक पे हो, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा दाव खेल सकता है, क्योंकि सभी को गवर्नमेंट सीट नहीं चाहिए होती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि प्राइवेट सीट से भी संतुष्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे 45-50 जो भी रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सीट को सभी प्रेफरेंस देंगे ही देंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि फर्स्ट प्रेफरेंस जब आपका, अब मैं ध्यान से कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा जिनको आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। देखो बच्चों, अच्छा, अब जब आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको अलग अलग प्रेफरेंस होगी, प्रेफरेंस नंबर 1, प्रेफरेंस नंबर 2, ठीक है, 1 2 3। तो जैसे आपने तीन प्रेफरेंस आपके पास यहाँ पे होंगी, तो आपको मान लीजिए आपने किसी कॉलेज को दिया, है ना, अभी मैंने आपको बताया XYZ कॉलेज होगा, या फिर आपके पास यहाँ पे आप मान लो ABC कॉलेज है कोई भी, है ना। अब नेक्स्ट आपके पास KLMN, ठीक है, ये आपके कॉलेज है, 3 कॉलेज हैं। तो अगर आपको लगता है कि यार मेरा नंबर जो सरकारी में पढ़ सकता है ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी स्ट्रीम और अपनी कैटेगरी, अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको पता चल जाएगा कि मेरे को जो है वो गवर्नमेंट, ये मान लीजिए दोनों गवर्नमेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपकी चॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग आप गवर्नमेंट को सब जो है वो देना 100% वाले बच्चे, मैक्सिमम सभी बच्चे ही, ठीक है, सभी कैंडिडेट ही यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रेफरेंस देंगे ही देंगे, नंबर आपको वहाँ पे पढ़ सकता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देनी है, और थर्ड प्रेफरेंस को आपको प्राइवेट कॉलेज को देनी है। तो अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ये मिल रहा है, आपका धर्मशाला वाला कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, तो अगर आप उसके बाद मन नहीं मानता, ठीक है। अब मैं 3 केसेस बताऊंगा आपको, बड़े शानदार तरीके से 3-4 केसेस बताऊंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट होते हैं, किस किस तरह की यहाँ पे छात्र होते हैं। पहले देखो बच्चों, अब ध्यान से सुनना, और यहाँ पे बहुत बड़ी गेम होती है। गेम मतलब आपको यहाँ पे घुमाया जाता है बहुत बार। देखो जी, पहला केस क्या होगा, एक बच्चा ऐसा होगा जिसको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में धर्मशाला मिला, ठीक है, धर्मशाला वाला कॉलेज मिला, बट वो चाहता है कि वो HPU में जाए, वो चाहता है कि वो आपका उसकी जो सीट्स है वो HPU में कन्फर्म हो जाए। उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे को जो है वो रिस्क लेना चाहिए। तो पहली बार क्या होगा कि या तो वो पहला केस क्या होगा, फर्स्ट केस क्या होगा कि वो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग अटेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आपका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, देखो होता क्या है, काउंसलिंग भरते हैं, काउंसलिंग का रिजल्ट आता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाना पड़ता है जो भी आपको कॉलेज मिला होता है। अच्छा, आप पहला हो गया कि आप उस काउंसलिंग को आपने अटेंड ही नहीं करा, ठीक है, तो क्या होगा, आप सेकंड राउंड के लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो। सेकंड केस क्या होगा कि आपको धर्मशाला मिला, तो आप धर्मशाला में क्या आप चाहते हैं कि HPU में जाएं, पर मैं धर्मशाला वाली सीट को भी मैं सिक्योर करना चाहता हूं कि कोई बात नहीं, अगर मेरे को धर्मशाला HPU नहीं मिला तो कम से कम मेरी धर्मशाला वाली सीट भी ना जाए। उस केस में आपका आता है कॉलेज शिफ्टिंग का ऑप्शन, ठीक है, कॉलेज शिफ्टिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कॉलेज शिफ्टिंग का ऑप्शन आता है। इस कॉलेज शिफ्टिंग के ऑप्शन से आपको ये सीट आपकी रहेगी रिजर्व, और यहाँ पे अगर आपकी कैटेगरी की, आपकी स्ट्रीम की यहाँ पे सीट आपके अवेलेबल होगी तो आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पे होती है प्राइवेट वाले कॉलेज की गेम। अब प्राइवेट वाले कॉलेज वाले क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज मिला, बट उसको लगता है कि यार सर मेरा जो है वो धर्मशाला में नंबर जो है पड़ जाएगा, तो वो क्या करेगा बच्चा, यहाँ से कॉलेज शिफ्टिंग का ऑप्शन चूज करेगा। अब प्राइवेट कॉलेज वाले यहाँ पे गेम करते हैं कि वो देखो होता क्या है, जब आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करवाते हैं आप किसी कॉलेज में जाके, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट करवा दी वेरीफाई आपने, फॉर एग्जांपल रिजल्ट आया, काउंसलिंग का रिजल्ट आया, आपको 2-3 दिन दिए जाते हैं कि आप अपने कॉलेज में जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओ। वेरीफाई करवाने के बाद वहाँ पे आपको 5,000 रुपये फीस पे करनी पड़ती है HPU को, ये सबको करनी पड़ेगी, 5,000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी HPU को, ठीक है। जब तक आपकी ये फीस पे नहीं होगी तब तक आपकी सीट कन्फर्म नहीं होगी, चाहे आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते रहो। जब आपने ये क्योंकि 1-2 दिन देते हैं फीस पे करने को, तो जब आपने HPU को 5,000 फीस पे कर दी मतलब आपकी सीट कन्फर्म होगी। अच्छा,
अब यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले आपसे 30,000 ले लेंगे, कुछ 25,000 ले लेंगे, तो यहाँ पे वो इस समय अपनी भी फीस यहाँ पे निकलवा लेते हैं, बिकॉज प्राइवेट की जो फीस है वो आपकी 1,18,000 तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 रुपया या मान लीजिए कि इतना आपने आपसे पे करवा दिया। अब आपने कॉलेज शिफ्टिंग का ऑप्शन चूज़ किया कि सर मेरे को सर धर्मशाला मिल गया, अब मेरे को जो है मैंने आपको ये फीस आपको पे करी थी मुझे वापस कर दो, वो मना कर देंगे, वो मना कर देंगे कि नहीं मिलेगी आपको, इस फीस का इतना हिस्सा हम काट के देंगे। बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसा करते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, क्या बोलूँगा आपको कि आप ये वाली फ़ीस पे करो, ये वाली फ़ीस उनको पे ना करो पूरी। 30,000 मांगेंगे, उनको बोले सर 10,000 में हम आपको पे कर रहे हैं और ये हम कॉलेज शिफ्टिंग का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपको हमारी फ़ीस वापस करनी पड़ेगी। उनको पहले ही बोल देना। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स है ये प्राइवेट कॉलेज वालों की, यहाँ पर वो फीस जो है वो वहाँ पर पे नहीं करते हैं ना। कुछ कॉलेज तो कांगड़ा के ऐसे हैं, वो तो बच्चों को डराते धमकाते भी हैं, ठीक है। मैं खुद से उनकी पर्सनल मेरी बात होती है तो फिर मैं उनको बताता हूँ ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो ये वाले बच्चे तो सेफ हो जाते हैं क्योंकि इनको यहाँ पे 5,000 फीस पे करनी पड़ती है। यहाँ पे तो एक्स्ट्रा फीस ही कोई नहीं है, ठीक है। जो फीस पे कर दी वही इनकी फीस होती है सरकारी में। अब यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज वाले जिनको धर्मशाला चाहिए होता है, कॉलेज शिफ्टिंग का अगर आपने ऑप्शन चूज़ किया, ठीक है, आपको सीट मिल गई, ध्यान से ना, आपको सीट मिल गई तो आपको फिर आपको धर्मशाला में जाएंगे। धर्मशाला में आप जब जाके दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे और आपको जो है यहाँ पे सीट आपकी फीस पे कन्फर्म हो जाएगी। आपको ये भी दोबारा से पे नहीं करना होता है, ठीक है। अच्छा, एक केस क्या होगा, एक केस आपका ऐसा भी होगा कि धर्मशाला से एचपीयू गया बच्चा, ये भी कॉलेज शिफ्टिंग, मान लीजिए किसी बच्चे को धर्मशाला मिला तो कॉलेज शिफ्टिंग के थ्रू आपको वो एचपीयू मिल गया। बस सबसे बड़ा केस आपका यही रहता है जो प्राइवेट वाला, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं बहुत सारे। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हो गया, कुछ बच्चे ऐसे होंगे यार हमें तो गवर्नमेंट सीट ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए प्राइवेट वाली। तो वो बच्चे क्या करेंगे, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी जाएंगे। वो फर्स्ट वाले अटेंड ही नहीं करेंगे, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी जाएंगे। सेकंड में भी उनको सीट नहीं मिली, उसको भी स्किप कर देंगे, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाएंगे। पर ऐसे नहीं हर कोई थर्ड में चला के मेरे को सरकारी मिल जाएगा, नहीं, नंबर भी उसके लिए अच्छे होने चाहिए आपके, ठीक है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको सीट यहाँ पे मिलेगी। तो वो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी जाएंगे और आई थिंक आप फर्स्ट 3 राउंड में ही आप कॉलेज शिफ्टिंग का ऑप्शन वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। एक केस ये भी आता है कि सर क्या मैंने अगर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर मैंने फिलअप ही नहीं करी, क्योंकि आपकी काउंसलिंग को फिलअप करने के भी पैसे लगते हैं, आपके शायद 500 रुपये लगता है ना। अगर आपने काउंसलिंग फिलअप नहीं करी है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो क्या हम सेकंड के लिए जा सकते हैं? हाँ जी बेटा जा सकते हैं। यहाँ पे होता है, हमेशा ऑप्शन होता है कि आप जा सकते हो। अच्छा, अब क्या होगा, ये कैसे जाएंगे सर, ऐसे कैसे, इनको कैसे पता चलेगा कि हम सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं? कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप अपना फॉर्म सबमिट करवाते हो, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि डू यू वांट टू, फीस पे करने से पहले ऑप्शन आते हैं कि डू यू वांट टू गो टू द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। आप यहाँ पे कर देंगे टिक, हाँ जी भाई हम जाना चाहते हैं। डू यू वांट टू गो, या फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ऐसा आ जाएगा डू यू वांट टू शिफ्ट योर कॉलेज, तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे, ठीक है, ये टिक कर देंगे, तब आपको कॉलेज, तब आपकी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आपका पोर्टल ओपन होगा, वरना सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आपका पोर्टल ओपन नहीं होगा। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं समय समय के ऊपर आपको इन बातों को समझाता रहूँगा क्या है किस तरह से। वैसे अगर कुछ भी सर्च करेंगे हाउ टू फिल काउंसलिंग बाय ऑल नेक्स्ट एग्जाम, आपको फॉर्म आपके जो है वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। हाउ टू चूज कॉलेज शिफ्टिंग ऑप्शन बाय ऑल नेक्स्ट एग्जाम करेंगे तो वो वाली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। एक एक चीज़ को पिछले 5 साल से मैं समझा रहा हूँ, इन सब चीज़ों को बार बार समझाता हूँ, तो हर बार बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो इन बातों का आपको रखना है ध्यान, ठीक है। उसके बाद बेटा मॉप अप राउंड होता है, मॉप अप राउंड, ठीक है। मॉप अप राउंड में भी आपको ये पता चलेगा जिन बच्चों को फर्स्ट 3 राउंड मॉप अप कम करेक्शन राउंड। अब कुछ बच्चों का नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, स्ट्रीम गलत है ना, कुछ ऐसा अदर स्टेटमेंट डाल दिया है, बोनाफाइड में उनका नो है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए फिर 200 रुपये का फॉर्म लगता है, तो वो मॉप अप राउंड में जाते हैं। इन बच्चों के लिए फ़ायदा क्या होता है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सारी सीट्स फिलअप हो जाती हैं। कुछ सीट्स ये फर्स्ट राउंड में खोलते हैं, कुछ सीट्स ये सेकंड राउंड में खोलते हैं, कुछ सीट्स ये थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में खोलते हैं। और जो आपकी अदर स्टेट्स वाली सीट्स होती हैं उनको भी बाद में फिर मर्ज कर दिया जाता है जनरल कैटेगरी के साथ मॉप अप राउंड के अंदर। मॉप अप राउंड में फिर उन बच्चों को जो एचपीयू में सीट मिल जाती है, कई बच्चों को, कुछ बच्चों को धर्मशाला में सीट मिल जाती है क्योंकि अदर स्टेट की 15% सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उनका वहाँ पे ऑप्शन, वहाँ पे आपको चांसेस बन जाते हैं कि आप वहाँ पे गवर्नमेंट सीट वहाँ पे आप प्राप्त कर लेते हो। यहाँ पे होता है बच्चों के साथ, ठीक है। और फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जब आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, प्राइवेट कॉलेज वाले आपको कॉल करेंगे, बच्चा आपका नंबर हमारे यहाँ पे पड़ चुका है, आपको फीस पे करनी पड़ेगी वरना आपकी सीट चली जाएगी, आप बीएड नहीं कर पाएंगे, ऐसा वैसा। उनको एक ही बात बोलना, सर सॉरी और हम सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जा रहे हैं, ठीक है, और फ़ोन काट देना है, ठीक है। बच्चे कॉल बार बार डराते हैं कि आपको सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलेगी, फिर आप पछताओगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, सबको सीट मिलेगी।
इतने तो बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा है इस बार, है ना। आधे से ज़्यादा बच्चों ने तो कुछ बच्चों ने पेपर नहीं दिया होगा, कुछ बच्चों ने एमए में चले गए होंगे, कुछ बच्चों ने किसी और डिग्री में वहाँ पे चले गए होंगे। तो बड़ा कुछ ताम झाम वहाँ पे रहता है। ठीक है बच्चों, तो पूरा का पूरा है। हालांकि इस वीडियो को मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने बड़े अच्छे से इसको समझा रखा था। अगर आपके मन में कुछ भी समस्या होगी, डाउट होगा, मुझे आप मैसेज करेंगे। एक और बात, अब ये बड़ा लंबा प्रोसेस है बच्चा, है ना। इसी लंबे प्रोसेस की वजह से ही बच्चों का रुझान बीएड में कम होता है, सीट्स खाली कम रह जाती है, जो मेरा मानना है। अब होता क्या है, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने से लेके आपकी क्लासेस लगने तक ये कम से कम जो है वो आपको 50 से 60 दिनों का समय लग जाता है, ज़्यादा ही, अब 70 दिनों का समय लग जाता है। मॉपअप राउंड तक तो बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि एक काउंसलिंग को करने के लिए लगभग 7 से 10 दिन आराम से लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, मानिए कल आपका रिजल्ट आ गया, माना, फिर आपके पास हफ्ते 15 दिनों के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है। उसके बाद सभी का रिजल्ट आना चाहिए, सभी मास्टर डिग्री का फाइनल ईयर का रिजल्ट, बीए बीकॉम का फाइनल ईयर का रिजल्ट, जब ये सारे रिजल्ट आपके आ जाते हैं तब जाके आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी। इस समय के अंदर ये जो आपके पास लंबा समय है, इस समय में आपके लिए आपको करनी है प्रेपरेशन। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेपर आपका हो गया और 15 दिन आपके पेपर को हुए भी हो गए, और क्लासेस तक आपके पास लगभग 2 मंथ का समय तो होता ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि प्रॉपर वे में जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तैयारी करना चाहते हैं, हम आपके लिए मैंने स्पेशली प्रकृति फाउंडेशन बैच स्टार्ट करा था। इसी प्रकृति फाउंडेशन बैच में बहुत सारे बच्चे आप में से एनरोल हो चुके हैं। कुछ बच्चे पटवारी की तैयारी कर रहे थे, उसमें एनरोल हो गए हैं। कुछ बच्चे जेओआरटी की तैयारी कर रहे थे, उसमें एनरोल हो गए हैं। कुछ बच्चे पंचायत सचिव की तैयारी करना चाहते थे, अभी कर रहे हैं, तो उसमें एनरोल हो गए। कुछ लोग बच्चे होमगार्ड में एनरोल हो गए, कुछ बच्चे जो है आपकी पुलिस में एनरोल होंगे। तो जो भी आप जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, अभी से तैयारी करना शुरू कर देना। बीएड में फिर बीएड इज मैट्रिमोनियल साइट, बीएड में क्या होता है यार, उससे बात कर रहा है, वो उससे ऐसा कर रहा है, ये फाइल बनानी है, ये फाइल बनानी है, मतलब वो फिर स्कूल वाला माहौल वहाँ पे हो जाता है। तो यही आपके पास समय है, जो बच्चा इस समय में पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है, वो बच्चा बीएड में भी पढ़ता रहेगा, बिकॉज उसका एक बार वहाँ पे मन लग चुका है पढ़ाई की तरफ। अगर आप सोचेंगे कि मैं बीएड में जाऊँगा, फिर मैं वहाँ पर जाके पढ़ाई करूँगा, लाइब्रेरी में जाऊँगा, कुछ नहीं होगा। सरकारी वालों को तो एचपी वालों को फिर भी जा सकेंगे, बाकी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आप रह जाएंगे उसी चीज़ों में उलझे हुए। तो आपको क्या है, क्योंकि अगले साल तक बहुत ही ज़्यादा बेटा वैकेंसीज आएंगी, तो आप सभी तैयारी करने में जुट जाना। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बच्चे जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा, हमारा प्रकृति फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसमें हर चीज़ आपको समझाई गई है, पढ़ाई गई है। तो ज़्यादा इसे वीडियो को लंबा ना खींचते हुए आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करें। आप सभी के दिन शुभ रहे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और कुछ भी समस्या होगी, कुछ भी डिमांड होगी या कुछ भी पूछना होगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, आपको उसके बारे में वीडियो या फिर कोई भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।